दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? एक गठबंधन एनडीए गठबंधन है तो दूसरा गठबंधन इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका और अब इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। एनडीए गठबंधन के अंतर्गत नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी है। इंडिया गठबंधन के अधीन लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल, जिसका उत्तराधिकार अब तेजस्वी यादव के पास है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ लेफ्ट फ्रंट है सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीआई एम। अब सीटों के बंटवारे के बाद जो परिस्थितियां सामने आ रही है और टिकटों का भी बंटवारा या धीरे धीरे पीला लिफाफा जो लालू यादव थमाते जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन में करीब करीब हो चुका है। चिराग पासवान की 2-3 सीटों को छोड़ दें तो कई सारे संकेत उससे निकल रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वहां बहुजन समाज पार्टी किस रणनीति पर चल रही है उसका थोड़ा सा खुलासा मैंने आपके सामने किया था। और आज बिहार में टिकटों के बंटवारों के ऊपर जो परिस्थितियां बनी है उसका खुलासा भी आपके सामने आज कर रहा हूं। आज राष्ट्रपति भवन में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। मौका था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का। उस समारोह में नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, लेकिन उनके बगल में बैठे अमित शाह और जेपी नड्डा बैठे रहे, बैठे बैठे अभिवादन कर रहे थे। आखिर नरेंद्र मोदी ने रिश्तों की गर्मजोशी को क्यों समझा और अमित शाह और जेपी नड्डा ने क्या वाकई जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से राजनीति में बेहद जूनियर है, बहुत जूनियर है अमित शाह और जेपी नड्डा, वो चुपचाप बैठे क्यों रहे? क्या सत्ता की धमक इस कदर है या नीतीश कुमार से साथ आने के बावजूद अविश्वास का वातावरण इस ढंग से बना हुआ है जिसमें नीतीश कुमार के लिए वो ठंडा रिस्पॉन्स दे रहे थे, वो गर्मजोशी नहीं दिखा रहे थे? खैर, इन संकेतों से आगे बढ़कर यदि बिहार में देखें तो 2 चीजें साफ नजर आ रही है। पहली कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है और किस रणनीति पर आगे बढ़ रही है, और दूसरी कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड उसकी पहली प्राथमिकता क्या है। तो इन तीनों को देखकर साफ दिखाई देता है कि न तो नीतीश कुमार के लिए लालू यादव प्रतिद्वंदी है, तेजस्वी यादव प्रतिद्वंदी है, और न ही लालू यादव के लिए नीतीश कुमार प्रतिद्वंदी है। भारतीय जनता पार्टी को घेरने और कॉर्नर करने की कोशिश में दोनों ही राजनीतिक दल अंदर खाने लगे हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दोनों में आपस में कोई अलिखित समझौता है इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों का मुख्य लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कमजोर करना है। यह टिकटों के बंटवारे से साफ दिखाई देता है, चुनावी रणनीति से साफ दिखाई देता है। और ऐसा है क्यों? आखिर बीजेपी से इतना बड़ा खतरा आरजेडी को क्यों नजर आने लगा? जेडीयू की बात तो समझ में आती है कि बीजेपी के साथ रहकर एक चिराग मॉडल हुआ जिसमें उनकी पार्टी को तीसरे नंबर पर विधानसभा चुनाव में पहुंचा दिया गया, लेकिन आरजेडी को जो बार बार बीजेपी को फिरका परस्त ताकते हैं और पता नहीं क्या क्या कहती है, बीजेपी ही वो एकमात्र कंपोनेंट है, एकमात्र पॉलिटिकल टूल है बिहार में, जिसकी वजह से, जिसके आसन खतरे को देखते हुए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में अल्पसंख्यक मतों का एक तरफा झुकाव होता है। फिर बीजेपी को रोकने की कोशिश क्यों? फिर बीजेपी को कंट्रोल करने की कवायद क्यों? और बीजेपी के कंट्रोल करने की कवायद में राष्ट्रीय जनता दल को कोई फायदा लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में ना दिख रहा हो, नीतीश कुमार ही उसका फायदा उठाते हुए दिख रहे हो, वो काम आरजेडी क्यों कर रही है? इसे समझने के लिए बीजेपी के पिछले 1-2 साल की स्ट्रेटजी पर नजर डालते हैं। बीजेपी की बहुत कोशिश थी कि बिहार की मंडल पॉलिटिक्स में हाथ आजमाए। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की कुछ इलाकों की दबंग बिरादरी माने जाने वाली लोधी समाज से आने वाले कल्याण सिंह को आगे बढ़ाया गया, जैसे मध्य प्रदेश में उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाया गया, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी को लाया गया, जैसे महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे को लाया गया। लेकिन बिहार में सुशील कुमार मोदी के सहारे वो प्रयोग नहीं हो पाया, क्योंकि सुशील कुमार मोदी
वैश्य समुदाय से आते थे और बिहार की राजनीति में वैश्य समुदाय एक वोट बैंक तो हो सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में बूथ मैनेजमेंट से लेकर के और सियासत को प्राथमिकता देने का काम, कम से कम बिजनेस व्यापार करने वाला समुदाय जो सुबह में दुकान खोलता है शाम में घर जाता है, उसकी प्राथमिकता सूची में पहला तो छोड़िए, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर भी नहीं आता। लिहाजा सुशील मोदी के सहारे कामयाबी नहीं मिलनी थी। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को भी आगे बढ़ाया गया, उसमें भी कामयाबी नहीं मिलनी थी। जब तक लालू यादव का परिवार बिहार की राजनीति के मेन स्ट्रीम में है, तब तक नित्यानंद राय के सहारे भी कामयाबी नहीं मिलनी थी यादव पॉलिटिक्स में। तब बीजेपी ने थक हार कर एक नया प्रयोग किया, और वो प्रयोग था कुशवाहा पॉलिटिक्स का प्रयोग। ध्यान रखिए, यही प्रयोग अखिलेश यादव की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए 2017 में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव को मात देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से किया गया। केशव प्रसाद मौर्य का वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अघोषित चेहरा और बीजेपी अलायंस को 80% विधानसभा सीटें, यह उत्तर प्रदेश का सफल प्रयोग था। और उसी को आगे दोहराने के लिए भले ही केशव मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन बीजेपी ने एक बुनियाद तो गढ़ ही ली, जो बुनियाद उनके हाथ से छूट चुकी थी। वही कोशिश अब बिहार में शुरू हुई। सम्राट चौधरी, कुशवाहा पॉलिटिक्स से आने वाले, नीतीश कुमार को हटाने के लिए सर में पगड़ी बांध चुके उन सम्राट चौधरी को बीजेपी ने कमान सौंपी। और याद कीजिए वो मंजर जब प्रदेश अध्यक्ष बनकर सम्राट चौधरी पटना पहुंचे थे। देखो देखो कौन आया, बिहार का योगी आया। उनकी पगड़ी को योगी आदित्यनाथ के चुनावी हिंदुत्व से जोड़ा गया। बिहार में कुशवाहा वर्ग में राजनीतिक चेतना के हिंदुत्वीकरण का एक उबाल पैदा करने की कोशिश की गई। और जब नीतीश कुमार वापस आ गए एनडीए गठबंधन में, तो जिनको हटाने के लिए, जिन नीतीश कुमार को हटाने के लिए सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी, वो पगड़ी तो नहीं खुली। नीतीश कुमार के अधीन ही उन्हें डिप्टी सीएम बनना पड़ा। और डिप्टी सीएम बना करके इरादे साफ कर दिए बीजेपी ने कि सम्राट चौधरी ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी के तुरुप का इक्का है। लेकिन इस तुरुप के इक्के से लालू यादव के वोट बैंक को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उनके एमवाई समीकरण में कोई डेंट नहीं लग रहा था। डेंट तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में लग रहा था। लेकिन अब जिस ढंग से कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा है, उससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के तुरुप के इक्के को राजनीतिक तौर पर विफल करने का बीड़ा लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उठा लिया है। 12 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी जेडीयू और आरजेडी आमने सामने लड़ रही है, और 12 में मुश्किल से 1 या 2 सीटें ऐसी दिखती है जहां राष्ट्रीय जनता दल बहुत सीरियस लड़ाई लड़ने के मूड में हो, गंभीर चुनावी लड़ाई लड़ने के मूड में हो। और 10 सीटें, कुछ सीटें राष्ट्रीय जनता दल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टियों के खिलाफ भी लड़ रहा है, लेकिन 10 सीट बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन उस 10 सीटों पर उसकी गंभीरता तो देखिए, और उसकी गंभीरता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी गंभीरता देखिए कि अगर वाकई जो चर्चाएं हैं उस ढंग से कांग्रेस ने बिहार में टिकट बंटवारा किया, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुसीबत में फंसती हुई दिख रही है। सम्राट चौधरी को फेल कराने का प्रयास, जिसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को हो सकता है, वो बिसात आखिर लालू यादव क्यों बिछा रहे हैं? नीतीश कुमार पास हो, फेल हो, नीतीश कुमार मजबूत हो, कमजोर हो, जनता दल यूनाइटेड पार्टी रहे, बिखर जाए, इससे लालू यादव का क्या लेना देना? लेकिन बिसात तो लालू यादव बिछा रहे हैं। सम्राट चौधरी के मोहरे को फेल कराने का ठेका लालू यादव उठाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुशवाहा कैंडिडेट की फौज उतार दी गई है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ध्यान रखिए, नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर लड़ रही है, 3 कुशवाहा उम्मीदवार हैं, तीनों में एक के खिलाफ भी कोई सीरियस उम्मीदवार दिखता हो तो बताइए। पूर्णिया की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। नीतीश कुमार के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा 2 बार से सांसद है, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया, पप्पू यादव को वो सीट नहीं दी गई। भले ही जेडीयू जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव जैसे मजबूत कैंडिडेट नहीं आने चाहिए। सीवान में भले ही जेडीयू से कुशवाहा, एक महिला कुशवाहा उम्मीदवार है, वो चुनाव जीत जाए, रमेश कुशवाहा की पत्नी, भले ही वो चुनाव जीत जाए, लेकिन हिना साहब जैसी मजबूत कैंडिडेट नहीं आनी चाहिए आरजेडी से। वाल्मीकि नगर में भले ही सुनील कुमार कुशवाहा चुनाव जीत जाए जेडीयू के, लेकिन वहां पर कोई मजबूत और दमदार कैंडिडेट देने की बजाय वहां शुगर फैक्ट्री चलाने वाले हरियाणा के रहने वाले दीपक यादव को उम्मीदवार बनाने की तैयारी हो रही। लेकिन इसके उलट बीजेपी के को देखिए,
बीजेपी के खेमे से कुशवाहा कैंडिडेट की संख्या नगण्य है। उन्हें भरोसा है कि वो सम्राट चौधरी के बूते ही कुशवाहा वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन पूरी बिसात को एक एक कर मैं आपको बताऊं, पहले चरण की 4 सीटें जेडीयू एक भी सीट नहीं लड़ रही है। और यही से यह तय होना है कि जनता दल यूनाइटेड के मन में क्या है, जनता दल यूनाइटेड का एजेंडा क्या है इस चुनाव में। लेकिन जेडीयू के एजेंडे से पहले आरजेडी का एजेंडा देखिए। औरंगाबाद बीजेपी की सीट के खिलाफ, राजपूत कैंडिडेट के खिलाफ कुशवाहा उम्मीदवार। सबसे कम मतों से जिन सीटों पर बिहार में जो 4-5 सीटें जहां हार जीत हुई थी 2019 में, एक औरंगाबाद की सीट थी, 1 लाख से कम वोटों से हुई थी। नवादा सीपी ठाकुर के बेटे के खिलाफ, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ कुशवाहा कैंडिडेट, एक जमाने में बच्चों के लिए बैलून बेचने वाले श्रवण कुशवाहा, वो भी वहां उम्मीदवार है। इसके आगे बढ़कर देखने की कोशिश करते हैं उजियारपुर, अमित शाह के चहेते गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ पूर्व सांसद और राजद के नेता आलोक मेहता उम्मीदवार। इसके आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जैसी चर्चा है, राधा मोहन सिंह के खिलाफ कुशवाहा उम्मीदवार। और इस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां कुशवाहा उम्मीदवारों की पूरी खेप इंडिया गठबंधन से नजर आ रही है। कहां कहां बीजेपी बचने की कोशिश करेगी। संजय जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन चर्चा है कि वहां ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव का समीकरण बनाया जाएगा, ब्राह्मण कैंडिडेट लाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में भूमियार समाज से कांग्रेस पार्टी उतारेगी कैंडिडेट, ऐसी चर्चा है। ऐसी ही चर्चा मुजफ्फरपुर में वैश्य कैंडिडेट का भी नाम चल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वैश्य कैंडिडेट की संख्या 3 से घटाकर 1 कर दी है, एनडीए ने। महाराजगंज, वहां कन्हैया कुमार और अखिलेश सिंह के बेटे दोनों का नाम चर्चा में है। पटना साहिब, अंशुल अभिजीत से लेकर निखिल कुमार तक का नाम चर्चा में है, वहां भी कुशवाहा कैंडिडेट। भागलपुर में भी चर्चा है, लेकिन भागलपुर जेडीयू की सीट है और वहां लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है, लिहाजा इस चर्चाओं में उतना दम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब तक कोई सीरियस एफर्ट हुआ नहीं है। आखिर किस ढंग से बीजेपी को कॉर्नर किया जा रहा है, किस ढंग से जेडीयू के खिलाफ नरम दिख रही है राष्ट्रीय जनता दल। पूर्णिया का उदाहरण बता दिया आपको, सिवान और वाल्मीकि नगर का बता दिया, शिवहर की सीट, एक चर्चित सीट जिस पर लवली आनंद को, आनंद मोहन की पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस सीट पर रितु जायसवाल को टिकट देकर सरेंडर करने का काम आरजेडी क्यों कर रही है? क्या वहां बीजेपी होती तो सरेंडर करती? ये हालात बने हुए हैं। और इस हालात के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकेश सहनी से भी बातें आरजेडी की कहा जा रहा है कि चल रही है। और यदि मुकेश सहनी आ गए तो दरभंगा की जो बीजेपी की सीट है या मधुबनी की जो सीट है, दोनों में से किसी सीट पर मुकेश सहनी के लिए छोड़ी जा सकती है, वहां भी बीजेपी फंसेगी। बीजेपी को वैश्य कैंडिडेट माले के खाते में डालकर आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को फंसाने की तैयारी है। बक्सर में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह एक बेहद मजबूत लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं, खासकर तब जब अश्विनी चौबे का टिकट कट गया और वहां से गोपालगंज जिले से आने वाले मिथिलेश तिवारी को भेजा गया। मीसा भारती एक बेहद मजबूत लड़ाई लड़ते हुए पाटलिपुत्रा में दिख रही है। रोहिणी आचार्य की चर्चा राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ है, और रोहिणी आचार्य जहां से चुनाव लड़ेंगी, ये तय मानिए कि वहां जाति और धर्म, सांप्रदायिकता और जातिवाद, दोनों की लाइन काफी महीन होते हुए दिख जाएगी, काफी ब्लर होते हुए, धुंधली पड़ती हुई दिख जाएगी। क्योंकि जो मानवता से परिपूर्ण काम रोहिणी आचार्य ने किया, अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए, लालू यादव की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी दान करने का काम जो रोहिणी आचार्य ने किया, उसकी आज के जमाने में बहुत कम मिसालें वैसी मिलती हैं। लिहाजा उस सीट पर एक भावनात्मक उबाल भी देखने को मिलेगा, उस सीट पर संवेदनाओं को वोटों में बदलते हुए भी देखा जा सकता है। कौन सा खेल लालू यादव खेल रहे हैं बीजेपी और एलजेपी के खिलाफ? वैशाली में मुन्ना शुक्ला की पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, क्या खेल है? रघुवंश प्रसाद सिंह की सीट पर। ये लोग समझ सकते हैं कि कौन सा खेल खेलने की तैयारी हो रही है। लेकिन इसके उलट जेडीयू की सीटों को देखिए, ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की खरमास में शादी कराई गई और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। वहां भी कहा जा रहा है कि वॉक ओवर जैसी स्थिति है, और अशोक महतो की ताकत का इस्तेमाल नवादा में बीजेपी के खिलाफ आरजेडी कर सकती है, क्योंकि मूल रूप से उनका इलाका नवादा का बताया जाता है। ठीक इसी तरीके से खगड़िया की सीट, वहां पर सीपीएम को दे दिया गया।
बीजेपी के लिए कहीं वॉकओवर की स्थिति आरजेडी की तरफ से दिख रही है तो वो बेगूसराय में दिख रही है। और क्यों दिख रही है, जरा इस रणनीति को समझिए। बेगूसराय से गिरिराज सिंह सांसद है। गिरिराज सिंह जैसे लोग, कल्पना कीजिए कि बीजेपी के पिछड़े वर्ग के तमाम मोहरे हार जाएं। कल्पना कीजिए कि बीजेपी के राजपूत समाज से आने वाले तमाम मोहरे चुनाव में हार जाएं या पिछड़ जाएं। कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े बिहार में मोहरे सम्राट चौधरी की भद्द पिट जाए, वो कुशवाहा वोटरों की एकजुटता का संदेश दे पाने में नाकाम हो जाए, आरजेडी अच्छी संख्या में या इंडिया गठबंधन अच्छी संख्या में कुशवाहा कैंडिडेट को जिता कर ले जाए, तो फिर बीजेपी के पास मोहरा क्या बचेगा? बीजेपी के पास मोहरा बचेंगे गिरिराज सिंह। इसलिए गिरिराज सिंह को वॉकओवर जैसी स्थिति दी जा रही है कि वो जीत कर संसद पहुंचे, दिल्ली में जाकर ये प्रचारित हो भारतीय जनता पार्टी में कि अंततः गिरिराज सिंह ही वो चेहरे हैं जिनके बूते बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक दावेदारी को आगे लेकर जा सकती है, अपनी सत्ता के शौक को पूरा कर सकती है। और यही संदेश तो लालू यादव देना चाहते हैं कि एक बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कमान भूमिहार समाज के नेता के हाथ में चली जाए तो ये लालू यादव के लिए भी विन विन सिचुएशन है, नीतीश कुमार के लिए विन विन सिचुएशन है। दरअसल इस पूरी रणनीति में आरजेडी के द्वारा बीजेपी को या इंडिया गठबंधन के द्वारा बीजेपी को घेरने की कवायद और जेडीयू को करीब करीब वॉक ओवर देने की स्थिति, जहानाबाद के अपवाद को छोड़ दे, जहां कुछ कर भी नहीं सकते लालू यादव, मजबूरी है सुरेंद्र यादव को टिकट देना, तो उस अपवाद को छोड़ दें तो जेडीयू को वॉक ओवर देने की जो रणनीति है वो लालू यादव बखूबी जानते हैं कि सम्राट चौधरी कार्ड फेल होगा तो कुशवाहा वोटर नीतीश कुमार के पास लौटेगा। नीतीश कुमार से उनके अपने एमवाई जनाधार को खतरा नहीं है। नीतीश कुमार से किसी चुनावी हिंदुत्व की लहर चलाने की कोई उम्मीद उन्हें नहीं है। नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पारी करीब करीब खेल चुके हैं। अब 2 साल 2 महीने 6 साल 6 महीने जितने दिन वो मुख्यमंत्री रह लें वो बोनस है, लेकिन सियासत लालू यादव को करनी है। सियासत लालू यादव को भी नहीं बल्कि उनके बेटे तेजस्वी यादव को करनी है। उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना है और लालू यादव इस सपने को खत्म नहीं होने देना चाहते कि पिछड़े वर्ग की सियासत की कमान किसी चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में लपेटकर नए स्वरूप में सामने आ जाए। और इसी वजह से सम्राट चौधरी को फेल करना लालू यादव की स्ट्रेटजी है, जिसका तात्कालिक लाभ भले ही नीतीश कुमार को मिले, आगे चलकर इसके बेनिफिशियरी तेजस्वी यादव हो सकते हैं। यह है बिहार का खेल। और बिहार के इस खेल में जो लोगों को लग रहा है कि आखिर कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ तो मजबूत कैंडिडेट पप्पू यादव, हिना साहब जैसे कैंडिडेट दिए ही नहीं जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार दिया जा रहा है। क्या राजद, क्या कांग्रेस, माले ने आरके सिंह को जैसे घेरा और जिस ढंग से बीजेपी के स्टैलवर्ड्स को बिहार में घेरने की कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सासाराम की सुरक्षित सीट पर एक अच्छी चुनावी लड़ाई के सिवा बची हुई जो 16 सीटें हैं उस पर बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और मजबूती से चुनाव लड़ने के साथ साथ चैन की नींद 4 जून के पहले सो पाने की स्थिति में बीजेपी होगी, आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता। लालू यादव के पास खोने को कुछ नहीं है। लोकसभा में उनकी 0 सीटें हैं और उन्हें बखूबी पता है कि ये 0 सीटें नीतीश कुमार की वजह से नहीं हुई हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक क्षमताओं को लालू यादव जानते हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ी बात कहते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू यादव अपने स्ट्रेंथ पर राजनीति करते हैं, अपनी क्षमता पर, अपनी वोट बैंक की ताकत पर, और नीतीश कुमार अपनी वोट बैंक की कमजोरी पर राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव और लालू परिवार का पॉलिटिकल सर्वाइवल बना के रखना ये एक बेहद अनिवार्य तत्व है, ताकि नीतीश कुमार उसके सहारे लालू परिवार का डर दिखाकर राजनीति कर सके। लालू यादव के लिए नीतीश कुमार को भाजपा बनाम राजद होने की सूरत से बचने के लिए बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी बनाकर रखना, ये लालू यादव की रणनीति का एक रणनीतिक मजबूरी कहें या मास्टर स्ट्रोक कहें, जो भी कहें, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से किनारे हुए, नीतीश कुमार का समूचा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट कर सकता है। और यही कोशिश सम्राट चौधरी कार्ड के बहाने हो रही थी। जाति जनगणना के बाद जो बढ़त तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बनाई थी, वो गठबंधन टूटने के साथ तो टूट गया, लेकिन सियासत में गठबंधन पर्दे के बाहर जो टूटता है, क्या पर्दे के अंदर भी वो टूटा हुआ होता है?
कम से कम जो बिहार की सियासत को जानते हैं उन्हें पता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार का जो निजी गठबंधन है, व्यक्तिगत गठबंधन, वो किसी भी राजनीतिक गठबंधन पर भारी है और उसके संकेत कब किस रूप में दिख जाए कहना मुश्किल है। फिलहाल तो बिहार की सियासत पर नजर रखिए और पहले चरण की सीटों पर नजर रखिए जहां जेडीयू का कुछ भी दांव पर नहीं है। उन 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के वोटर कौन सा गुल खिलाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।